आइए अब आज के सत्र पे आते हैं। आज का सत्र हमारे उस आंतरिक इनर चाइल्ड जो हमारे भीतर में एक छोटा सा बच्चा है और वो पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल और घाव से भरा हुआ है। आज उस बालक की चिकित्सा या उपचार के विषय में बातें करेंगे। हम सबके भीतर में एक घायल बालक या बालिका है। हम उसको समझें या जानें, उसका उपचार करें। आज का सत्र इसी उद्देश्य से है। इनर चाइल्ड हीलिंग, हीलिंग द वुंड्स विद इन, पुराने घाव और उसकी चिकित्सा। ये हमारे भीतर का जो बच्चा है, जो हमारे बेसिक संस्कारों को उत्पन्न किया है, हमारे मूलभूत संस्कारों को पकड़े हुए है, भीतर का वह बच्चा कभी मरता नहीं है, न कभी युवा होता है। वो बस दब जाता है। जब तुम उसे ढूंढ लेते हो, उसे गले लगाते हो, तब असली हीलिंग होती है, ऐसा जॉन ब्रैडशॉ का कहना है। अब आइए इस आंतरिक बालक को जो हम सबके भीतर में है, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द इनर चाइल्ड। आंतरिक बालक है क्या? एक जीवन जो बचपन में आपने जिया है, एक स्व का निर्माण जो आपने बचपन में किया है, वो भावनात्मक स्व जो बचपन में बना, जो मूलभूत संस्कार आपने बचपन में पाए, वो आपकी पर्सनालिटी का आधार होता है। कई बार उस भावनात्मक स्व में, उस इमोशनल सेल्फ में कई हर्ट, चोट, दुख या परेशानी है। देखो, छोटे बच्चों की परेशानी बड़ी निराली है। छोटे बच्चे अपने भावों को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, जिस तरह से हम युवा या प्रौढ़ या हम जो एडल्ट लोग समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। छोटे बच्चे अब रोते हैं। अब साल भर का बच्चा रो रहा है, या अब पता ही नहीं गार्जियन को उसके पेट में दर्द हो रहा है कि इसके सर में दर्द हो रहा है। हम बैठे गेस कर सकते हैं, हो सकता है जो खाया ना पचा नहीं होगा, हो सकता है। अब बच्चे को कई प्रकार की पीड़ा हो सकती है। डॉक्टर भी कुछ कुछ अनुमान लगाते हैं। बच्चे कई प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। और 2 3 4 साल में जब आपकी भावनाएं विकसित होती है, तो बच्चे कई प्रकार के सेंसेस डेवलप करते हैं। और इस डेवलपमेंट के दौरान काफी घाव लगते हैं, काफी चोट लगते हैं, काफी गिरते उठते बैठते हैं। भावनात्मक रूप से, हम शारीरिक की बात नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स, जो शारीरिक चोट है उसके दर्द भी बने रहते हैं, वो भी पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। अगर कोई बच्चा कहीं गिर गया, चोट लग गया, कोई शारीरिक क्षति हुई, तो उसके भी घाव उम्र भर, जीवन भर बने रहते हैं। शरीर में भले ना बना रहे, लेकिन मन पर बना रहता है। तो उसके घाव एडल्ट लाइफ में पैटर्न बन के चलते हैं। वो आपके मेंटल पैटर्न पे आ जाता है। और ये तब तक ये भावनात्मक घाव बना रहता है जब तक वो हील ना हो। इस पर डॉक्टर चार्ल्स व्हाइटफील्ड ने बहुत वर्क किया है। द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, भी इसी सिद्धांत पे आई है। आपके साइकोलॉजिस्ट आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो हीलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको पिछले जन्म में ले जाते हैं।
पिछले जन्म में जाना आसान नहीं है। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो एनपीएल वगैरह आपके साइकोलॉजिस्ट कराते हैं, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये जो एनएलपीज हैं, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, ये वास्तव में इसी इनर चाइल्ड को हील करने का पैटर्न है। डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं कि जब तक आपके पास्ट में हुई घटनाओं को आप हील नहीं करेंगे, तब तक वो पैटर्न बन के आपके मन में बना रहेगा। हर एडल्ट के भीतर में एक बचपन का अनुभव भंडार है, द स्टोरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है, जो उस समय पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो सका, पूरी तरह से रिलीज नहीं हो सका, इमोशंस तो सप्रेस्ड हो गए, दर्द जो भावनात्मक रूप में दब गए। मैं उसी घाव की बात, उसी इनर चाइल्ड की बात कर रहा हूं। घाव कैसे बनते हैं? जब बच्चे की कोर नीड्स, जैसे बच्चे को चोट लग गया तो क्या उतना दुलार उसको मिला? क्या उसको सेफ्टी का एहसास कराया गया? क्या उनकी बातों पर वैलिडेशन हुआ? क्या उसको प्रॉपर फ्रीडम मिला? जब ये सब नहीं, जो ये कोर नीड्स है, लव, सेफ्टी, वैलिडेशन, फ्रीडम, ये चार कोर नीड्स होते हैं बच्चे के लिए, क्या उसके चाइल्ड साइकोलॉजी में ये कोर नीड्स पूरे हुए? और अगर नहीं हुए तो वोंड बनेगा, तब घाव बनेगा। और ये आपके एडल्ट लाइफ में जैसे जैसे बड़े होंगे, उसके पैटर्न आपको दिखेंगे। अगर आप सजगता से ध्यान दें तो बड़े आपको इसके पैटर्न दिखाई पड़ेंगे। और इसके रूट्स आपके उस बचपन में हैं, जब आप 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे। 7 साल की उम्र तक ये पर्सनालिटी तैयार होती है, याद रखना, 7 साल के बच्चों तक। कैसे पता लगेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई एम नॉट एनफ, यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, यार सब मुझे छोड़ देंगे, देखना एक दिन मैं अकेला रह जाऊं, एक दिन सब कोई मुझे छोड़ देंगे। ये सब कोई मुझे छोड़ देंगे, ये भाव कहां से आया? कैसे आपके मन में ये पैटर्न आया कि आप अकेले पड़ जाओगे, सब आपको छोड़ देंगे? बहुत गौर से आपको भीतर झांकने की जरूरत है। हम्म, ये बिलीव्स बचपन के घाव से जन्मी है, हर रिलेशन में रिप्ले होती है। आपके ये थॉट आपके हर रिलेशन में निकल के आएगा। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हीलिंग संभव है, बिकॉज देर इज अ होप, देर इज न्यूरोप्लास्टिसिटी इन आवर ब्रेन। हाय डार्लिंग। ब्रेन बदलता है। जय अम्बे। जय हनुमान बाबा जी। भाई अगर आप लोग म्यूट हो थोड़ा जाएंगे सा तो आप ही लोग को सुविधा होगी। ज्यादा भी तो नहीं रहे, थोड़ा जो सा। लोग, अगर आप म्यूट हो जाते हैं तो आपको ही सुविधा होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब म्यूट हो जाएं। तो हीलिंग संभव है। आपके नए एक्सपीरियंसेस पुराने वुंड्स को हील करते हैं। ये जर्नी पेनफुल है, पर ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप निराश मत होइए। हम बचपन के घाव को थोड़ा सा और समझते हैं। चाइल्डहुड वुड्स जो है, जो वाउंड्स हैं, हाउ दे फॉर्म, व्हाई दे स्टे। Children don't get traumatized because they hurt, they get traumatized because they are alone with the hurt.
डॉक्टर ग्याबोर माते का कहना है कि बच्चे बच्चे को चोट लगी, अभी अच्छा गौर करना। बच्चे को चोट लग गया, आप उसको तुरंत गोद में उठा लेते हो और कुछ कुछ दिखाने लगते हो, उसके मन को हंसाने लगते हो, बताने लगते हो, देखो वो तुरंत हंसने भी लगता है। हो सकता है कि उस चोट का दर्द अभी हो रहा हो, मान लो पैर में चोट लगी उसको, ठीक है, बच्चा गिर गया, और आपको पता है कि इस तरह का चोट 15 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक बना रहता है। 2-3 मिनट तक ये दर्द बना रहेगा, लेकिन आप उसको सेकेंडों में शांत करा देते हो। आप थोड़ा सा खिलाते हो, हंसाते हो, घुमाते हो, उसका माइंड डाइवर्ट करते हो, और बच्चा तुरंत ताली बजा के खेलने भी लगता है, भले उसको दर्द हो रही होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब आप जरा सोच के देखो, इस पार्ट को आपने बच्चे के साथ अगर वर्कआउट किया है, खेला है, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो चोट से ट्रॉमेटाइज्ड नहीं होते। बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं जब आप उनको इग्नोर करते हैं, या बच्चे वो दुलार, वो प्यार, वो सेफ्टी, वो पाना चाहते हैं, आपका वो अटेंशन पाना चाहते हैं, वो उस समय अकेलापन को फील करते हैं, और जब उनको वो अटेंशन नहीं मिलता है, वो अकेलापन फील करते हैं, तो वो ज्यादा तकलीफ में आते हैं। अच्छा, यहाँ कितने माँ बाप हैं जो इस बात से एग्री करते हैं? जरा एक बार हम उन माँ बाप को जरा सुनना चाहेंगे कि इस बात से वो एग्री है क्या नहीं। हाउ मेनी गार्जियंस आर हियर, दे एग्री विद दिस, कि जब उन्होंने बच्चों को खिलाया था, बच्चों के साथ खेला था, तो इस चीज को फील किया था। और ये बड़ा फैक्टर है। ये ये आप हम लोग सोचते हैं कि अरे छोटी सी बात है, रो रहा है तो पड़ा रहने दो, ज्यादा जिद कर रहा है। अच्छा, बच्चे जिद्दी, जिद होता है बच्चों का। मैं कभी चाइल्ड साइकोलॉजी पर एक अलग से ही सेशन लूंगा। बच्चों को, गार्जियन को बच्चे समझ में नहीं आते हैं, बच्चा एक ही चीज के लिए जिद क्यों करने लगता है। अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमानी करेंगे, बच्चों के साइकोलॉजी को समझेंगे, तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि बच्चा वास्तव में चाह क्या रहा है। देखो, कई बार कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पे मारपीट, गालियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा गलत बातें होती है। तो खासकर मैंने सुना है, बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आके बताई थी कि उनके बचपन में उनके साथ कुछ यौन उत्पीड़न, उनके ही कुछ अपने रिश्तेदारों ने कुछ ऐसी घटनाएं, उनके जीवन में एक इंप्रेशन पड़ जाता है। और आप ये जान के हैरान होंगे, 90% बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है। 90%। ये ऐसा हमारा समाज है, और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। तो ये कहीं ना कहीं बचपन में, अगर वो माँ बाप को भी, अच्छा उनके साथ ना हुआ हो, माँ बाप आपस में मार पिटाई कर रहे हैं, माँ बाप आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, लेकिन वो लड़ते हुए देख रहे हैं, ब्रेन में एक पीटीएसडी इम्प्रिंट होती है। आपका जो एमिगडाला है वो हाइपर एक्टिव होता है छोटे बच्चे का। कुछ आघात बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसको कहते हैं कोवर्ट अब्यूज। जैसे आप छोटे बच्चे की भावनाएं आपने बहुत ध्यान से नहीं सुना,
अब क्या आज की डेट में पापा दोनों बिजी, छोटा बच्चा आया के हाथ में है, और आया कैमरे के सामने तो खिला सकती है, लेकिन हर टाइम वो उस मूड में नहीं होती है। तो कई बार बच्चे को फील होता है कि आपकी भावनाएं यानी मेरी भावनाएं कोई मैटर नहीं रखता। और बच्चे इस चीज के लिए बहुत पार्टिकुलर होते हैं। वो आपकी डिसमिशल को, आपकी रिडिक्यूल को, आपकी कंपैरिजन को बहुत गौर से सुनते और फील करते हैं जब आप किसी दूसरे बच्चे से तुलना कर देते हैं। और ये सबसे कॉमन है, हम गार्जियन करते ही करते हैं। आप गौर करना, ये गार्जियन बहुत कॉमनली ये काम करते हैं। कभी कभी एब्सेंस ऑफ लव फील होता है बच्चों को। जब जरूरत थी तो पेरेंट इमोशनली एब्सेंट थे। और ये शिकायत आप किशोरों में सुन सकते हैं। जब टीन एज के बच्चे रिबेलियन होते हैं तब ये अक्सर कहते हैं कि मम्मी या पापा, जब मुझे आपकी जरूरत थी आप नहीं थे, मेरे साथ गलत हुआ। जबकि आप कोशिश करते हैं कि हमें जो मेरी पीढ़ी में हमको मिला, हम उससे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों को दें। लेकिन आश्चर्य है, आपके बच्चे खड़े होकर कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ सिंड्रेला जैसा व्यवहार हुआ। सिंड्रेला मतलब सौतेला जैसा भी व्यवहार हुआ। आप बच्चे को पेरेंट की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ा, मतलब खुद की नीड्स सप्रेस हुई। एडल्ट में पीपल प्लीजिंग डेवलप हुआ, पेरेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। अब इस पूरी भूमिका को आप रिवर्सल करके देखो। कई बार बच्चे पेरेंट की भावना का ख्याल रखते हैं। अगर यहां पे मान लो पापा ने गुस्सा किया मम्मी के ऊपर, और वो अपने बेटी के सामने किया, अब बेटी जाकर के मां को ये बात नहीं बोलेगी। मां पूछेगी पापा ने कुछ बोला क्या? नहीं मम्मी कुछ नहीं बोले पापा। देखिए आपकी समझदार बेटी। आप पीछे कहेंगे कि आपकी बेटी ने बड़ी समझदारी का काम किया। आपकी बेटी आपसे झूठ झूठ कह रही है कि पापा तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पापा से अलग नहीं होने की नहीं सोचना चाहिए। जबकि वो जान रही है पापा पीछे गाली दे रहे हैं। बच्चे पेरेंट की भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, खुद की नीड, खुद अपनी अपनी आत्मा मार रहे हैं बच्चे। आप गौर करना। और ये चीज जब बच्चा एडल्ट होता है तो उसमें ये चीज तुष्टिकरण की भावना वहीं वहीं से जन्मी है। वो पीपल प्लीजिंग की भावना वहीं से जन्मी है। कैसे हैबिट बन रहा है आप देख सकते हैं। जब बच्चा कह रहा है कि जब जरूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थे। एडल्ट में एक शर्म की, जब जब वो एडल्ट होगा तो एक शेम अपने अंदर हम हमेशा शर्म महसूस करेगा। जब बच्चे को ये फील होगा कि तुम्हारी भावनाएं कोई मैटर नहीं रखती है, डिसमिशल को, रेडिक्यूल को, कंपैरिजन को, तो वो अकेलापन गायब रहेगा। भीड़ में नहीं, भीड़ में जाने से बचेगा। आप पूछते हो बच्चों को क्यों भीड़, क्यों बच्चा छिप रहा है, क्यों घर में घुसा हुआ है? आपने एक घाव दिया बच्चे को। कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर के बच्चों के सामने अजीबोगरीब बातें करते हैं। वो कह देते हैं कि तुम्हारे कारण मैं घर में बनी हुई हूं, वरना मैं तो घर छोड़ के निकल जाती। बच्चे सुन रहे हैं इस बात को। मैं बच्चों के कारण घर में बड़ा हुआ हूं, वरना मैं तो लात मार के निकल जाता।
ये बच्चे इस चीज को फील कर रहे हैं। आपने कई बार एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाया, कई बार तो जरूरत से ज्यादा निकटता। मैंने एक बार एक सिंगल मदर को देखा, 12-13 साल का बच्चा लड़का है, तभी भी उस लड़के को छाती से लगा के सोती है। ममता तो दुलार इतना ज्यादा है कि 12-14 साल के बच्चे को भी अत्यंत, उसके हंसने से हंसना, उसके रोने से रोना, उसके जीतने से खुश होना, उसके हारने, आइडेंटिफिकेशन का वो हाइट्स। बच्चे को अपना अलग आइडेंटिटी आपने डेवलप करने का स्पेस ही नहीं दिया। आप छाती से चिपका करके उसको हमेशा बना के रखे। देखो, जैसे ही 7 साल का उम्र बच्चा का हो जाता है, 6-7 साल का, उसके बिस्तर अलग कर देने चाहिए। और विदेशों में जाओगे तो और छोटे में लोग कर देते हैं अलग, 2-3 साल के बच्चे को ही अलग सुलाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली कम से कम आप 7 साल के बच्चों तक उसको अपने साथ सुलाइए। लेकिन 7 साल के बाद अगर आप अपने बच्चे को अपने छाती से लगा के सुला रहे हैं, अपने बेड पे सुला रहे हैं, तो आप उसके आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बच्चे के 7 साल के बाद सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होने चाहिए। इस चीज को आप समझें। दूसरा है एक बात, टॉक्सिक शेम, विषाक्त लज्जा, आई एम बैड वर्सेस आई डिड बैड। तुम अगर बच्चे को डांटते हो तो तुमने खराब काम किया, ये ना बोल के तुम खराब हो, ये बोलते हो। तुमने बुद्धिमानी भरा काम नहीं किया, यहां पे तुम्हें कुछ बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा ना बोल के तुम बोलते तुम बुद्धू हो, तुम बेकार हो। ये बेकारपना उसके गहरे में उतर आता है, उसकी कोर आइडेंटिटी बन जाती है। और जब वो और एडल्ट होता है बच्चा, तो कोशिश करता है हर चीज में अपने आप को इससे बाहर लाने का, और परफेक्शनिज्म का, एडिक्शन का, इत्यादि इत्यादि का वो सामना करता है। वो आता है कि अटैचमेंट थ्योरी, कि आप इस अटैचमेंट के विज्ञान को, जुड़ाव के विज्ञान को आप समझें। आपने प्रश्न किया है सुझाव के रूप में कि आप पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, भारतीय मनोवैज्ञानिक, भारतीय में देखो, भारतीय पुस्तकों की बात मैं करता हूं, लेकिन पिछले 200 साल में भारतीय मनोवैज्ञानिक जैसा कुछ नहीं हुआ। आपको मैं, राकेश जी, आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। भारत का विकसित मनोविज्ञान को हम अपनी यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाए ही नहीं। पिछले, आज भारत के आजाद हुए 80 साल हुए, क्या आज तक आपने इंडियन साइकोलॉजी या भारतीय मनोविज्ञान बोल करके कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए देखा, सुना? हमने कभी ये डेवलप किया ही नहीं। हम, हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, विदेशी मनोविज्ञान को पढ़ते, विदेशी राइटर्स के, विदेशी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को ही पढ़ते हैं। हमारे साइकोलॉजी में इन्हीं को पढ़ा, भारत में इन्हीं को हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। 100-200 साल में हम लोगों ने कोई ज्यादा तरक्की नहीं की। हमारे फिलोसफी डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने कोशिश नहीं की कि हम अपने भारतीय मनोविज्ञान को विकसित करें। बीच में कुछ
90s में और 2004 में कई सेमिनार्स हुए इंडियन साइकोलॉजी को लेकर के, कुछ किताबें छपी इंडियन साइकोलॉजी की, उसमें से एक मैं भी था, मैं आपको बता दूं। और उसमें कुछ ऐसे भारत के प्रोफेसर्स थे जिन्होंने हंगामा किया कि इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन राइटर्स, इंडियन राइटर अपनी कुछ लिखते ही नहीं है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए वो भारत के पिछले 100-150 सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिससे कि हम इंडियन साइकोलॉजी बोल के लिखे। इसीलिए जब मूल तथ्यों को समझना समझाना होता है तो मुझे इनका नाम लेना पड़ता है। और सही बात है कि इन्होंने काम किया है। जॉन बॉलबाई, ये सब जो लोग हैं, मेरी एनिसवर्थ, ये रियल में वर्क किए हैं। दे रिसर्च, दे एक्सपेरिमेंट, भारत के एक्सपेरिमेंट्स। और मैं भारतीय होते हुए भी, मेरे अंदर राष्ट्रीय होते हुए भी मैं कहता हूं कि भारत की जो रिसर्चेज है 2 कौड़ी के हैं, किसी भी तरह से स्तरीय नहीं है। और ऐसा कहने मुझे गुरेज नहीं है। मैं रिसर्चर रहा हूं, देश दुनिया भारत के अलावा, भारत से बाहर भी मैंने काम किया है। मैंने भारत में भी रिसर्चेस किए और यहाँ की हालात मैंने यूनिवर्सिटीज की देखी है। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं, लेकिन यहाँ ढंग की रिसर्चेज ही नहीं, भारत में ढंग के काम ही नहीं हुए। इसीलिए हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी हम लोग रिसर्चेस के मामले में इन देशों से बहुत पीछे हैं। अब धीरे धीरे पिछले 5 सालों में हो सकता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में आ, जो हमारे भाभा सेंटर्स हैं, इसरो है, रॉकेट लॉन्चिंग है, या फिर मिसाइल्स बनाने की तकनीक में भारत ने धीरे 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 काम शुरू किया है। अब हम लोग पिछले 4-5 सालों से विज्ञान के प्रायोगिक क्षेत्र में उतर रहे हैं। आप ये सोच के देखो, क्या आप अपने बच्चे को फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहते हो? कोई भी गार्जियन हमको बता दे, क्या वो अपने बच्चे को फिलोसफी या साइकोलॉजी पढ़ाना चाहता है? नहीं पढ़ाना चाहता है। और जो प्रोफेसर हम आपके बीच से बनते हैं, वो प्रोफेसर भी बस काम चलाऊ ही होते हैं। जो सबसे फिलोसफी डिपार्टमेंट में मैंने महसूस किया था जब मैं इंडिया में पढ़ता था, कि जो सबसे छटे हुए कलाकार होते हैं, जो 10th में फेल 2 बार हुए हैं, 12th में 4 बार फेल हुए हैं, वो सब आर्ट्स लेते हैं। और आर्ट्स में भी फिलोसफी वो लेता है जो सबसे छटा हुआ हो। और प्रोफेसर तो उसी में से बनना है ना, उसी में से जो कलाकार होंगे प्रोफेसर बनेंगे। और आप कहते हो कि मैं उनकी बातों को यहां पे रखूं? मैं तो कह रहा हूं कि 100 सालों में, 150 सालों में कोई ढंग का प्रयोग साइकोलॉजी की दुनिया में और फिलोसफी की दुनिया में हम भारतीय कर ही नहीं पाए। मैं किसका एग्जाम्पल दूं? पर चलिए, मुद्दा है, सब्जेक्ट इज दैट, कि आप विषय को समझें। इट्स नॉट अबाउट देश और विदेश, इज नॉट अबाउट कि हमारे देश के राइटर्स का होना चाहिए या विदेशी राइटर्स का होना चाहिए। आप सब्जेक्ट पे फोकस करें कि सब्जेक्ट क्या है। विषय जो मैं बता रहा हूं, मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उस विषय पर उचित जानकारी दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। ये जानकारी चाहे अमेरिका से आ रहा हो, चाहे इंग्लैंड से आ रहा हो, रशिया से आ रहा हो, साउथ इंडिया से आ रहा हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मूल बात है, जिस विषय पे चर्चा हो रही है, उस चर्चा का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप उस विज्ञान को, उस सिस्टेमेटिक अंडरस्टैंडिंग को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी बात से सहमत है राकेश जी? आपका कोई जवाब नहीं आया। तो हम आगे चलते हैं अटैचमेंट थियरी पे, कि अटैचमेंट थियरी क्या है। अटैचमेंट, द फर्स्ट रिलेशनशिप शेप्स ऑल फ्यूचर रिलेशनशिप।
बचपन का ही जुड़ाव पहला जुड़ाव है। जब कोई छोटा बच्चा पहली बार अपनी माँ को फील करता है, तो वो रिलेशनशिप में, जैसा एक माँ और बेटे में रिलेशनशिप होता है, वैसे ही एक लड़का जीवन भर एक स्त्री के साथ वैसा व्यवहार करता है। एक बाप और बेटी में जो संबंध होता है, बेटी वैसा ही व्यवहार दुनिया के सभी पुरुषों के साथ करती है, क्योंकि बचपन का पहला जुड़ाव ये एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल को डेवलप करता है। माता पिता रिस्पॉन्सिव, कॉन्सिस्टेंट है, तो आप महसूस करेंगे कि एडल्ट में, जब आप एडल्ट होंगे, वो बच्चा एडल्ट होगा, तो वो अपने क्लोजनेस के साथ, जो उनके क्लोज है, जो उनके बिलोंगिंग है, उनके साथ भी वो बहुत रिस्पॉन्सिव होगा, बहुत ट्रस्ट डेवलप करेगा, लगातार बना रहेगा, और हेल्दी बाउंड्रीज रहती है। ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी की बात है। अगर पेरेंटिंग इनकॉन्सिस्टेंट है, कभी अच्छे से हुआ, कभी अच्छे से नहीं हुआ, तो एडल्ट जब बच्चा होता है तो उसमें फियर होता है, उसमें एक डर की डेवलपमेंट होती है। वो जरूरत से ज्यादा किसी से जुड़ने की कोशिश करेगा, क्लिंगिनेस उसमें डेवलप करेगा, नीड कांस्टेंट रीअश्योरेंस, वो बार बार रीअश्योर करेगा कि सच में आप मुझे प्यार करते हो। अब बेचारे उस पति को हर बार अपने प्रेम का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भैया, मैं आपको, हाँ मतलब मैं आपको प्यार करता हूं या करती हूँ। उसकी कहानी उसके बचपन में जुड़ी हुई इनकॉन्सिस्टेंट पेरेंटिंग की वजह से है। और इसका संबंध अगर हम न्यूरो साइंस से समझें, तो हाइपर एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम से है। अगर हम देखें कि अगर हमारा ध्यान, मतलब बहुत बच्चों को हमने अवॉइड किया है, हम बहुत अवॉइडेंट रहे हैं, परिहारी रहे हैं, डिसमिसिव रहे हैं बच्चों के साथ, या इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, जब बच्चा चीख चीख के रो रहा है, चिल्ला रहा है, बुला रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है, और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बच्चा जब एडल्ट होता है, तो वो, उसके दिमाग में आता है आई डोंट नीड एनीबॉडी। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, तो वो हमेशा लोगों से दूरियां बना के रखते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं। अगर आप देखो कि अगर आपने अपने बच्चों में बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आपने पालन पोषण किया है, अगर उसके बच्चों को आपने भूत का डर, और ये रात में भूत आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको अनरिजॉल्व रखा है, तो आप एडल्ट में भी आप देखेंगे कि उसके असर, उस ट्रॉमा का असर, उसका डिसोसिएशन वो बना रहता है। जिसको बचपन में डराया गया है, ज्यादातर वैसे एडल्ट्स तलाक की ओर अग्रसर होते हैं। जब तलाक पर रिसर्च हो रहा था कि कौन से एडल्ट्स तलाक की ओर ज्यादा होते हैं, तो देखा गया कि जिन बच्चों को डर लगा था, बचपन में जो उसका डर था, उसको डराया गया था, किसी बात से वो भयभीत था, अब जैसे छोटी बच्ची है, डर रही है बाहर जाने से, या थोड़ी बड़ी हुई, उसको डर है कि कोई उसको छेड़ ना दे, गली में कोई बातें ना हो, जब वैसे डर का माहौल है, तो उस लेडी में जब वो एडल्ट होगी, उसके अंदर में तलाक लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। अब ये सारी बातें देखो, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं? आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर की बहुत सारी भावनाएं, वो आपके बचपन से निकल के आ रही है। आपके बचपन कैसे बीता है उस पे है। हम 5
ऐसे डीप घाव, एक गहरे घाव की बात करते हैं। रिजेक्शन, अस्वीकृति, एबंडनमेंट, परित्याग, ह्यूमिलिएशन, अपमान, बिट्रेयल, विश्वासघात, और इनजस्टिस, अन्याय। अगर ये 5 चीज बच्चे ने फील की है, ये 5 बड़े घाव को बच्चा कभी नहीं भूलता है। अगर उसका रिजेक्शन हुआ है, उसके कोर बिलीफ में घुस आता है कि मैं अनवांटेड हूं, और जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर में परफेक्शनिज्म डेवलप होगा, ओवर अचीवमेंट डेवलप होगा, फियर ऑफ फेल्योर डेवलप होगा, और एक मास्क लगा कर रखा करेगा हमेशा इंडिपेंडेंस का, और वो रहेगा नहीं कभी, हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। उसी प्रकार से अगर उसने परित्याग का सामना किया है, उसके भीतर में मुझे छोड़ दिया जाएगा का भावना घुस गया है और मैं अकेला रहूंगा, तो आप देखोगे कि उसकी रिलेशनशिप में एक क्लिंगीनेस आएगा, अकेला होने से वो डरेगा, उसकी सेपरेशंस में उस एंजाइटीज होंगे। उसी प्रकार से जब अगर अपमानित हुआ है बच्चा, कई बार इंसल्ट हुआ है, कई बार उसको बुरा भला कहा गया है, उसके अंदर में है कि मैं बुरा हूं, गंदा हूं, मैं शर्मनाक हूं, तो वो आगे चल करके वो सेल्फ सेबोटेज डेवलप होगा उसके अंदर में, ओवर ईटिंग डेवलप होगा, ऐसा व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्शन कोई संगत का मामला ही सिर्फ नहीं है, और वो मास्क लगा लेता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बल्कि वो होता नहीं। अगर आपके बचपन में आपको विश्वासघात मिला है, किसी पे भरोसा नहीं का आपके अंदर घुस गया है, कोर बिलीफ है कि आपको धोखा मिलेगा, तो आपके एडल्ट होने पर आपके भीतर में कंट्रोल इश्यूज डेवलप होंगे, डोमिनेंस डेवलप होगा, जेलसी डेवलप होगी, और आप मास्क क्या लगाएंगे कि मैं बड़ा पावरफुल हूं। आपके साथ यदि अन्याय हुआ बचपन में, और दुनिया फेयर नहीं है का आपके अंदर ये भावना जुड़ा, मुझे वो नहीं मिला जिसको मैं डिजर्व करता था, तो जब आप बड़े होंगे तो आपके अंदर में रेजिडिटी डेवलप होगी, जिद्दी होंगे आप, परफेक्शनिज्म आपके अंदर डेवलप होगा, आप क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन से गुजरेंगे। अगर देखो ये सारी चीजें आपके अंदर में है, तो ये आपके भीतर का एक घायल बच्चा है, एक घायल बच्चा है। और आपके अंदर में ये कुछ लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि ये घाव को आप कैसे पहचाने। घाव छिपता नहीं है, बस डिस्ग्यूज पहनाता है। आप अगर अत्यधिक सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, सेम और गिल्ट की क्रॉनिक फीलिंग होती है, इमोशनल नमनेस, कुछ फील नहीं होता ऐसा आपको महसूस होता है, अगर एंगर आपका आउटब्रस्ट होता है या रिप्रेशन डेवलप होता है, आप क्रॉनिक सैडनेस या एम्प्टीनेस में फील करते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर का बालक घायल है। अगर आप अपने व्यवहार में नहीं, नो नहीं कह पाते, आप परफेक्शनिज्म, आप कभी भी कोई भी चीज आपको एनफ नहीं लगता, आप हमेशा परफेक्शन 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 रखते रहते हैं, आप में एडिक्शन है कोई भी चीज का, चाहे हम ड्रग्स का ही नहीं कहते हैं, ड्रग्स भी है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मान लो आपको मोबाइल स्क्रीन का इन्फेक्ट एडिक्शन है, कोई खाने का एडिक्शन है, यदि आपको सेबोटाइजिंग सक्सेस का बीमारी लग गया, आप ओवर केयर टेकिंग टू अदर्स की आपके लक्षण है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा, अंतर मन जो आपके भीतर के मन का बच्चा घायल है। अगर रिश्तों में आप, रिलेशनशिप में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न देखते हैं, आप फियर ऑफ इंटीमेसी देखते हैं, आप फियर ऑफ एबंडनमेंट देखते हैं, जेलसी देखते हैं, पॉजिटिवनेस देखते हैं, आप ट्रस्ट करने में डिफिकल्ट महसूस करते हैं, आप पेरेंटिफाइंग पार्टनर नहीं हो पाते, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर का बच्चा घायल है। अब बच्चा घायल है तो इसका इलाज भी होना चाहिए। अब इसके विज्ञान को हम समझ लें, तो इसके विज्ञान के लिए एसीईज जो 10 प्रकार के होते हैं, उसको
पहले कैटेगराइज किया गया, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फिर उसको टॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स, उसमें जो क्रॉनिक फियर है, एचपीए एक्सेस वगैरह, ये इसको हम लोग कैसे एमिगडाला पे वर्क कर सकते हैं, फ्रंटल, उस पे वर्कआउट किया गया। तो ये दो बेसिक डिवीजन में बांटा गया, एसीज में और टॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। चलो ये बहुत टेक्निकल पैटर्न है, पर मैं एक शॉर्ट बता दूं कि इसका जब हम साइकोलॉजिस्ट लोग इलाज करते हैं तो इसको बेसिकली हम लोग चार भागों में विभक्त करते हैं कि वो एसीज में आता है, टॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे रहा है, या इसका एमिगडाला हाइपर विजिलेंस कर रहा है, वो ऑलवेज अलर्ट है, या ऐसे केस में कोई होप है। इसको हम लोग डिवाइड करके हम लोग वर्कआउट करते हैं। इसमें जो एक कंफ्यूजन आता है कि क्या जो आपका इनर क्रिटिक है और इनर चाइल्ड है, उसके बीच में क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? इसमें पेटे वॉकर कहते हैं कि द इनर क्रिटिक इज द वॉइस ऑफ द एब्यूजर यू हैव इंटरनलाइज्ड, इट इज नॉट द ट्रूथ अबाउट यू। आलोचक बाहर से आया, अपना नहीं है, उन्होंने, आपने उसको आरोपित कर लिया अपने ऊपर। ये जो इनर क्रिटिक है, ये आपके इनर चाइल्ड की ही आवाज है, जो आपने बाहर से जो बच्चा है वो किसी तरह से वो मान लिया, वो पैटर्न बना लिया। आपका इनर क्रिटिक जब कहता है कि तुम कभी एनफ नहीं हो, यू आर नॉट एनफ, यू आर इनकम्प्लीट, इसका मतलब कि इनर बच्चा चाहता है प्यार, मुझे प्यार चाहिए। जब आपको ये फील होने लगे कि आप एनफ नहीं हो, तो आपको, आपके पार्टनर को आपको प्यार देना चाहिए। मुझसे ये नहीं होगा, मैं, आप जब ये बात कहते हो तो ये सेफ्टी इशू है। तो जो आपका इनर चाइल्ड है उसको सेफ फील कराना है। जब आप कहते हो कि मैं बेकार हूं, आपका इनर क्रिटिक कहता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, तो आपके इनर बच्चे को खेलना है, एक्सप्रेस करना है। कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, ये जब इनर क्रिटिक आता है तो आपका इनर बच्चा, मैं हर्ट हूं, मुझे देखो, ऐसा कहता है। वो आकर्षित कर रहा है, मुझे देखो, बच्चा जैसा कहता है, आपका अटेंशन सीख कर रहा है। कांस्टेंट कंपैरिजन और जजमेंट यदि आपका इनर क्रिटिक करता है, तो आपको कुछ ऑथेंटिक इमोशंस चाहिए होती, ट्रू नीड्स चाहिए होते। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप अपने इनर क्रिटिक से अपने बच्चे के घाव की पहचान कर सकते हैं। तो आइए इसके सलूशन पे रीपेरेंटिंग करते हैं। इस बार हम अपने बच्चे के खुद पेरेंट बनते हैं, पुनः पालन करते हैं। चलो, हमारे माँ बाप ने जो किया सो किया, क्या हम अपने खुद के अपने बच्चे को अपने से पेरेंटिंग कर सकते हैं? बिकम पेरेंट ऑफ योर इनर चाइल्ड विच इज नीडेड। सबसे पहला आता है उसमें, आज अपने आप को वह देना जो बचपन में आपको नहीं मिला। पहले आप उसको स्वीकारो, आई सी यू लिटिल वन। आप बोलो, मेरे भीतर एक हर्ट बच्चा है। यह एक्नॉलेज करना ही हीलिंग का पहला कदम है। और जैसे आप डिनाइल करते हो, वो चीज कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। इसीलिए पहले इसको स्वीकारो, पहले एक्सेप्ट तो करो, वैलिडेट, उसकी मान्यताएं दो, है ना। योर फीलिंग आर रियल, तुम्हारा दर्द रियल था, बचपन में जो तुम्हें फील हुआ वो वैलिड था, कोई एग्जागरेशन नहीं था। तो पहले स्वीकार करो, उसको वैलिडेट करो, उसको मान्यता दो, फिर सुरक्षा दो। उसको कहो कि आई वोंट लेट यू हर्ट, और आई वोंट लेट एनीबडी हर्ट यू। आप एक प्रोटेक्टर की तरह अपने इनर चाइल्ड को बताइए, बचाइए, बताइए, उसको एहसास कराइए। कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई पीपल है, कोई इनर क्रिटिक है, से बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे आप, उसको पोषण दें, आई एम हियर फॉर यू। उसको सेल्फ केयर, रेस्ट, प्ले, अपने को जब जरूरत है सेल्फ केयर का, केयर दीजिए, रेस्ट का है तो रेस्ट दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए।
बच्चे को जो नहीं मिला वो आज दो। फिजिकल कंफर्ट है, वार्मथ है, एक स्वस्थ सीमाएं डेवलप करो और कहो आई विल गाइड यू। हेल्दी स्ट्रक्चर पैदा करो। इनर चाइल्ड को रन द शो नहीं करने देना है। एडल्ट सेल्फ सेट्स वाइज लिमिट्स विथ लव। और अगेन हम उस रेन की जो हम अक्सर बातें करते हैं, कई अपने लेक्चर्स में मैंने रेन को के बारे में बोला। रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट एंड नर्चर। उसको पहचानो, ये इनर चाइल्ड का पेन है। अलाउ होने दो, यह फीलिंग यहां रहे, इस दर्द को पुश नहीं करूंगा। अलाउ करना का मतलब एग्री होना नहीं है, बस अपना प्रेजेंस देना है। इन्वेस्टिगेट करो, देखो बच्चे को क्या चाहिए, मेरा बच्चा अभी क्या फील कर रहा है, उसे क्या चाहिए। लव, सेफ्टी, वैलिडेशन। उसको पोषण दो, नर्चर दो, मैं यहां हूं, तुम सेफ हो। हैंड ऑन हार्ट, तुम अपने हृदय पे हाथ रखो, ऑल इज वेल, तुम एलोन नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे को कंपैशन दो। इनर चाइल्ड से वार्तालाप करो। मैंने कई बार ईमेलिंग के लिए कहा, आपको पत्र लेखन के लिए कहा, व्हेन यू स्पीक टू योर इनर चाइल्ड इंस्टीड ऑफ फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, दैट हीलिंग बिगिंस। अपनी 5-8 साल की फोटो अपने सामने रखो, उस बच्चे से बात करो, कोई बचपन का फोटो सामने लगा लो और कहो कि तुम्हें कैसे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और कई बार हम लोग कोई जब ऐसा बच्चा, ऐसा बंदा आता है, हम लोग देखते हैं, तो कुछ हम लोग साइको क्लिनिक में भी कुछ कुछ करते हैं जो आप लोग को सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक खाली कुर्सी एक वहां रखते हैं और कहते हैं ये बचपन का, आप अपने सोचो कि आपका छोटा, जब आप बचपन में थे 3-4 साल के, तो वहां बैठे थे और आप उससे कन्वर्सेशन करो और फिर खाली चेयर पे बैठ के रिप्लाई करो, फिर खड़े होकर के पूछो, फिर वापस खाली चेयर पे बैठ के रिप्लाई करो। ये विचित्र लगेगा, लेकिन ये रिहर्सल्स हम लोग कराते हैं और इसका बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं। 5 साल में मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, ये रोज अपने दिमाग में याद करो और तुम देखोगे कि इसका इफेक्ट है। हमारे पुराने समय में, भारतीय दर्शन में, आप बाल मनोविज्ञान को देख सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में और स्पेशली भूत विद्या में आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे जिसमें बाल चिकित्सा के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस विषय पर बहुत कम किताबें लिखी गई है। अनफॉर्चुनेटली इस विषय पे ज्यादा लोग को, इवन आयुर्वेदाचार्य भी मौन है। आयुर्वेद का एक सेक्शन है भूत विद्या। भूत विद्या कोई भूत और प्रेत की बात नहीं है। भूत मतलब होता है साइकी विद्या, मतलब लॉजी, साइकोलॉजी, भूत विद्या साइकोलॉजी। उसमें 33 से 38 प्रकार के बाल समस्याओं के बारे में वर्णन है। संस्कार के बारे में वर्णन है, जो गहरे इम्प्रिंट्स हमारे अनुभव से मन पे पड़ते हैं। बचपन के संस्कार जो सबसे गहरे, सबसे इंफॉर्मेटिव होते हैं। चाहे संस्कार की बात हो, चाहे हमारे भीतर की वासना हो, चाहे हमारे भीतर का डिवाइन चाइल्ड बाल गोपाल हो। हम लोग पितृ ऋण की बात करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट में अहम भाव, ईगो फॉर्मेशन की बात है। और हमारे अंदर क्षमा साधना, फॉरगिवनेस की बात है। अगर हम इन 6 चीजों पर वर्क करें, जो हमारे भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र कहते हैं, तो हम उसका रिजल्ट्स देख सकते हैं। हम अपने संस्कारों पे वर्क करें। पुराने एक्सपीरियंस से बनी जो लेटेंट टेंडेंसीज है कि मैं ऐसा ही हूं, ये वासना कहलाता है। ये ज्ञान और भक्ति से डिसॉल्व हो जाता है। तो ज्ञान भक्ति, जब आप कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जब आप बाल गोपाल
कई लोग ठाकुर जी को या बाल गोपाल को अपने घर में रखते हैं, देखते हो ना, ठाकुर जी को या बाल गोपाल को अपने घर में जब वो रखते हैं तो ये एक डिवाइन प्लेफुलनेस, एक इनोसेंट चाइल्ड को आप हील कर रहे होते हो। हम बाल गोपाल जब देखते हो ये वृंदावन में और आसपास, बहुत सारे गुजरात में, राजस्थान में ये बहुत कॉमन है, लोग बाल गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उसको ऐसे ही रखते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वास्तव में क्या है, ये इनर चाइल्ड को हील करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। उसी प्रकार से जो पितृ ऋण होता है, जब हम इस अनसॉल्व वॉन्ड्स को पितृ ऋण के माध्यम से तोड़ते हैं, तो हम इस पैटर्न को साइकोलॉजिकली वर्क कर रहे होते हैं। हाँ प्रशांत जी पूछें। प्रणाम गुरु जी। हाँ। गुरु जी, पहले शायद राजेश जी ने जो मेंशन किया था, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि अभी आप जो बता रहे हैं ना गुरु जी, ये इसमें मतलब अगर समय की अनुमति हो, अगर आपके पास वैसा समय निकाल पाए, अगर हम एक सत्र मान लीजिए 15 दिन या एक महीने का इन चीजों के ऊपर ले सके जो अभी आप मेंशन कर रहे हैं कि हमारे भारतीय दर्शन में, क्योंकि जो आप पहले बता रहे थे गुरुजी, वो मतलब बहुत तरह से इंस्टाग्राम में इधर उधर आता रहता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो काफी इफेक्टिव है, मगर वो डीप नहीं जाता है। और आपके कुछ सत्र पहले में आपने बताया था, जब आपने शायद वो नारी शोधन करवा रहे थे आप, तो आपने मेंशन किया था कि ये करने से अंदर की ग्रंथियां सुलझ जाती है। और आपने ये इसमें रिट्रीट में भी कहा था कि जो हमारा बिहेवियर होता है आउटवर्ड, वो बिकॉज अंदर में जो है, यो यू नो जो हो गए वो गांठें पड़ चुकी है, उसको डिसॉल्व करना गुरुजी, आई थिंक ये वेस्टर्न साइकोलॉजी नहीं कर पाता है। वो ऊपर ऊपर में ही घूमते रहेंगे कि आप क्या हुआ था, फ्रॉइडियन और यूंगियन। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये देखो चीजों की वेस्टर्न भी जरूरत है। वेस्टर्न साइकोलॉजी कभी भी हमारे उस गहरे ज्ञान को नहीं पकड़ पाते हैं। वो कभी भी आत्मा, उनका जो हाईएस्ट लेवल है ईगो तक है, अहंकार तत्व तक है, उसके आगे तो जान ही नहीं पाते। पर मैं वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट को इसलिए अपने टीचिंग में लेता हूं कि जब सामान्य पेरीफेरी बात करनी है, जब हमें एक लेमन लैंग्वेज में टॉक करना है, सामान्य भाषा में बात करनी है, तो हमें उनको कोट करना आसान होता है। अगर मैं हर बात में वेदांत कोट करने लगूंगा तो बातें आपके सर से ज्यादातर ऊपर जाएगी, क्योंकि वो बोलचाल में नहीं है, वो भाषा हमारे बातचीत के पैटर्न में नहीं है। तब आपको लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हो रही है जो हमारे मतलब का नहीं है। गुरुजी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसी प्राचीन विद्याओं की बात कर रहे हैं जो, इसलिए भले साधना में गहरी कराता हूं, लेकिन बातचीत को मैं कोशिश करता हूं कि उसका स्तर मैं वैसा रखूं कि आप लोग को समझ में आ जाए, और आपको ऐसा न प्रतीत हो कि मैं आप लोगों को एकदम 5,000 साल पुराने जमाने में ले जा रहा हूं, उस समय की साइकोलॉजी बता रहा हूं। जब मैं वैज्ञानिकों की बात करता हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करता हूं, तो मेरा ये कहना है कि ये वर्तमान समय में, ये आज के समय में साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड बात है। क्योंकि आजकल के बच्चे उसी को सही मानते हैं जो लैब में प्रूफ हुआ हो। वो हमारे बच्चे अब वेदांत की भाषा को उन अंग्रेजों की भाषा में समझना चाहते हैं जिन्होंने हमारे वेदांत की एफोरम्स को, थ्योरीज को, हमारे पोस्टुलेट्स को वो अपनी भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, लैब में सिद्ध किए होते हैं। इसीलिए मुझे वैज्ञानिक शब्दावली का, मुझे इन साइकोलॉजिस्ट का उदाहरण लेना पड़ता है, ताकि मैं आप लोग को यह बता सकूं कि ये जो वेदांतिक बातें हैं वो किस तरह से आधुनिकतम लैब्स में खोज किए जा रहे हैं,
आज के वर्तमान समय में उपयोगी है। इसलिए मैं नए जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, शोधों की बात करता हूं। वरना आप में ही लोग पूछना शुरू कर देंगे कि ये ये इस पर आधुनिक जगत में कोई काम भी हुआ है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी हैं इस पर, कुछ बातें भी। वरना ऐसे बहुत सारे आपको वक्ता मिल जाएंगे, ऐसे पंडित मिल जाएंगे जो वेदांत को बांछे जा रहे हैं। वो आपको रंगीले कपड़े पहने हुए, गेरू वस्त्र पहन के संस्कृताचार्य मिल जाएंगे कि आपको जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वो संस्कृत में 8-10 उपनिषद बता देंगे। वो संस्कृत में आपको बहुत सारे वेद वेदांत बता देंगे, जिसके बाद आपको आगे समझ में नहीं आएगा कि उसका हम अपने मॉडर्न जीवन में इसको हम कैसे जोड़ें। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मुझे बताना होता है, जिन सरल भाषा में, सरल शब्दों में। तो मैं उन राइटर्स को ढूंढता हूं जो सरलतम चीजों में आपको बता सके। वो भाषा शैली में ढूंढने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप सरल से सरल तरीके से चीजों को समझ सकें। जैसे अब राकेश जी कह रहे हैं कि आपकी प्रेरणा के बाद डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस, ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड को पढ़ने का प्रयास किया और समझने का प्रयास, क्योंकि वो विदेशी मनोवैज्ञानिकों की भाषा समझने में दिक्कत होती है। वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं, अगर मुझे फ्राइड को बातों को बताना होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सरलतम भाषा में आपको बताऊं। मैं पूरा पूरा फ्राइड नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही फ्राइड से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूं। मैं फ्राइड की वही बात बताऊंगा जो हमारे वेदांत या हमारे जो शास्त्रों के अनुसार हो, जो जो हमारे सांख्य में, जो हमारे वेदांत में, जो हमारे मीमांसा में, जो हमारे दूसरे ग्रंथों से मैच खाता है, उन बातों को मैं उनके शब्दावली से बताने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इन साइकोलॉजिस्ट से लेमन लैंग्वेज में भाषा आपको पकड़ में आती है, समझ में आती है। अगर मैं वैदांतिक भाषा में बात करूं तो अधिकांशतः लोग के सर के ऊपर जाएगा। आज की सच्चाई यही है कि आप संस्कृत नहीं समझते, आप इंग्लिश समझते हैं। अगर मैं संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने लगूं इंग्लिश शब्दों के बजाय, तो आप भागने लगेंगे, आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी, इससे अच्छा तो ये गुरुकुलों में पंडित लोग बैठे हैं, संस्कृत में मंत्र कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना होता है कि मैं आपको समझाने के लिए उन वैदिक वाक्यों को खोजता हूं कि इंग्लिश में कहीं मिल जाए, इंग्लिश का कोई राइटर ठीक ठीक उसके कंपैरेटिवली क्लोजर हो, क्लोज हो उसके। मुझे आपको फ्राइड नहीं पढ़ाना, मुझे आपको जो है सुकरात नहीं पढ़ाना, मुझे आपको जापान के जेन को नहीं पढ़ाना, मुझे आपको चाइना के कन्फ्यूशियस को नहीं पढ़ाना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल। लेकिन अगर मुझे कोई अपनी वेदांत की भाषा को सरलतम शब्दों में, अगर कोई बाहर का राइटर ऐसी बात कह रहा है जो नियर अबाउट हो, क्लोजेस्ट हो, तो मैं उन बातों को ढूंढ करके आपके सामने रखता हूं, ताकि वो बात आपको समझ में आए, आप उसको वैलिडेट कर सकें, आप उसकी वैज्ञानिक रिसर्चेस ढूंढ सकें, जान सकें किस लैब में, कहां पे, किस यूनिवर्सिटी में हुआ। तो पहली बात वैलिडेशन की होती है। पहले जिन भाषा में आप शब्द समझते हो उस भाषा में मुझे बोलना होता है। मुझे क्या है, मैं तो बोलना शुरू कर दूं वेदांत पे। मैं आज ये सब टॉपिक रख रहा हूं, इसकी जगह पर हम वेदांत सूत्र पढ़ा सकते हैं, मुझे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं सांख्य सूत्र पढ़ा सकता हूं, मैं मीमांसा सूत्र लेके बैठ जाता हूं, मैं कोई उपनिषद और कोई। लेकिन जब मैं उपनिषद पढ़ाना लगता हूं, मैंने कोशिश की है उपनिषद पढ़ाने का, मैं साल भर, ठीक 1 साल पहले मैंने उपनिषद पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद मैंने देखा कि आपकी हालत ज्यादा खराब है, आपका इंटरेस्ट घटने लगा। ज्यादातर लोग गायब हो गए, वो कभी नहीं आए लौट करके, क्योंकि गुरुजी जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो कोई नहीं आएगा।
गुरुजी जब वेदांत पढ़ाएंगे तब तो मुश्किल है। तो मुझे आपको वेदांत और उपनिषद पढ़ाने के लिए ये गणित लगाना पड़ा कि भाई ठीक है, मैं आपको वेदांत पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वेदांत बोलकर वेदांत नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? आप भाग लोगे। आपको लगेगा कि गुरुजी तो वही पुरातन पंडित निकले, हम तो सोचे थे कुछ प्रोफेसर साहब हैं, कुछ साइंटिफिक बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे जीवन के से संबंधित हो। ये तो वही पोंगा पंडित निकले, पुरानी बातें फिर से करने लगे। तो वास्तव में मैं हूं वही पंडित लेकिन मैं अपनी भाषा शैली को आपके अनुरूप बनाने के लिए इन साइंटिस्ट का, इन वैज्ञानिकों का, ताकि आप इसके लैब को, रिसर्च को वैलिडेट कर सके, आप इसके रिसर्च से प्रमाणित आपको रेफरेंसेस मिल सके, इसलिए मैंने ये प्रयास किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को समस्या है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अपनी शैली बदल सकता हूं। मुझे अपनी शैली बदलने में कोई, मैं न्यूरो साइंस में हर रोज बोलता हूं, मैं ना बोलूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम संस्कृत व्याकरण पे आ जाऊंगा। नहीं गुरुजी, शैली की बात नहीं हो रही है। दैट आपने जो डिवाइस यूज किया है वो ठीक है। मेरा ये कहना था, जैसे कश्मीर शैविज्म को, उनका क्या व्यू है ऑन साइकोलॉजी। अभी आप जैसे बता रहे थे ना गुरुजी, हमारे इसमें बाल साइकोलॉजी का है, तो उन चीजों से हमें अभी तक वाकिफ नहीं है हम। वो अ, देखो, मतलब वही, वो सारी चीज जो अब तक मैंने बताई, वही चीज हमारे वेदांत में भी लिखी हुई है, हमारे शास्त्रों में वही चीज लिखी है। मैंने वही वही चीजों को कोट किया। वो चाइल्ड साइकोलॉजी देखो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उन्हीं उन्हीं चीज को कोट किया जो हमारे, अभी मैं पढ़ाना शुरू ही कर रहा था कि अब हमारे भूत विद्या में, क्या मैंने बताना शुरू किया था, भूत विद्या में 38 प्रकार के, 36 प्रकार के जो डिसीज है, वो हूबहू वही है जो हमारे ये राइटर्स कह रहे हैं, है ना। वो मैं पीछे आपको पढ़ाना शुरू कर ही रहा था कि ये चीज मैं मैच करूंगा, मैं बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में कैसे लिखा है। लेकिन अगर मैं अपने ही शास्त्रों के बारे में बताना शुरू कर दूंगा, तो आप ही कहोगे कि भाई आप प्रमाण दो, आप जो बोल रहे हो, आपकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, आपकी लैंग्वेज ही समझ में है, आप जो प्रमाण दे रहे हो उपनिषदों का, पुराणों का, वो पुराण मानने ही नहीं है, उसको हम मानते ही नहीं है। मतलब मैं ठीक आपके है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप में बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं नॉट ऑन यू, मैं ओवरऑल मैं सबके लिए कह रहा हूं। देखो, अतिन जी कह रहे हैं कि गुरुजी मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न रिसर्च की एक्सप्लोरेशन ही समझ में आती है। देखिए, अब मेरी बात अतिन जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। देखिए प्रशांत जी, आप चैट देखिए। गुरुजी आपको जो भी तरीका ठीक लगता है वो ही यूज कीजिए। गुरुजी आपके भीतर जानते हो कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं अतिन, मैंने आप लोग को जो पढ़ाने का तकनीक डेवलप किया, बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं पुराने चीजों को वैज्ञानिक भाषा शैली में बोलूं तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे, तुलनात्मक कि मैं उसको श्लोकों में भावार्थ और टीका बताना शुरू करूं। मैं अंतिम में एक लास्ट राय लेना चाहूंगा डॉक्टर अशोक का। डॉक्टर अशोक, आप यहां बैठे हैं, आप अंतिम बात बताएं कि मुझे अपनी शैली और बताने के ढंग में क्या कोई परिवर्तन करना चाहिए। नहीं गुरुजी, ये ठीक है। मॉडर्न का जो है, राइटर्स का लेके उसको पुराने अपने जो शास्त्रों में है उसके साथ में कोरिलेट कर देना कि हमारे उसमें भी है, ये पहले से है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि शास्त्रों की नॉलेज भी हमको चाहिए। वो कोई पढ़ता नहीं है, उनका हमें पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो कोरिलेट कर देते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ज्यादा अच्छी कि भाई ये सारी नॉलेज हमारे शास्त्रों में पहले से ही है। पर ठीक है, प्रॉपरली। अब जैसे थीसिस है, आपको भी पता है भी, थीसिस सारा चोरी करके जो एक दूसरे की वो हमारे तो यहाँ वही करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भारतीय लोगों को बड़े मुश्किल में पकड़ आते हैं, बहुत ढूंढने ढूंढने पर इक्के दुक्के मिलते हैं जो ढंग के हैं। वरना जो कॉमन यूनिवर्सिटीज है उसमें तो जो है, मुश्किल यही है कि हमको बहुत रेयर मिलता है कहीं कि मैं उसका उदाहरण दे सकूं। मिनल ठक्कर जी भी कुछ कहना चाहती हैं आप? मिनल ठक्कर ने चैट किया है।
कि धर्मा इज सेम एवरीवेयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धर्म को समझने और जानने की कोशिश, खोज सबकी, चाहे दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हो, सबकी एक जैसी है। हमको हर एक के उस खोज को, उस खोज के प्रयास को रेस्पेक्ट करना चाहिए, भले वो जहां तक भी पहुंचे हो। लेकिन हम एज ए लेमेन जहां तक उसको समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आ, सभी लोग बड़े मन से, बड़े धैर्य से उस बात को सुने, समझे। कल फिर एक नए विषय के साथ आप लोग के सामने हाजिर होंगे। कल हम अगोचरी मुद्रा भी आप लोग को कराएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गौड़ होते प्रणाम। जी। प्रणाम गुरु जी।